डॉक्टर मल्हार आज भी अपने रोजाना के रूटीन के मुताबिक घर जा रहा था। हमेशा की तरह वो उस बस स्टॉप से गुजरा जहां वृष्टि बैठी हुई थी। आज भी उसे हमेशा की तरह नजरअंदाज करके जाना चाहता था, पर इस बिगड़ते मौसम और गहराती शाम ने उसे ये करने की इजाजत नहीं दी। ना चाहते हुए भी उसने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। बारिश तेज होती जा रही थी और सड़कों पर पानी भरने लगा था। मल्हार को बुरी तरह चिढ़ हुई, इस लगातार बरसात से, उसकी वजह से सड़क पर भर चुके पानी से, और सबसे ज्यादा बस स्टॉप पर बैठी उस ढीठ लड़की से जो कान बंद किए बैठी थी। उसने 3-4 बार हॉर्न बजाया, लेकिन वृष्टि अपने फोन में इतनी मगन थी कि उसने सुना ही नहीं। गुस्से में मल्हार ने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसके जूते पानी में भीग गए। 6 फुट 4 इंच के लंबे कद के साथ मल्हार का व्यक्तित्व हमेशा ही आकर्षक और लुभावना रहा है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। मल्हार की पुकार पर वृष्टि को मजबूरी में उसकी तरफ दिखना पड़ा। जी हां, मजबूरी में। वो सच में उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। मल्हार ने कहा, वृष्टि, चलो गाड़ी में बैठो, बारिश बहुत तेज हो रही है। लेकिन वृष्टि ने सर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मैं बस का इंतजार कर रही हूं। कौन सी बस? इस मौसम में कोई बस नहीं आने वाली। देखो कितना पानी भर गया है सड़क पर। मल्हार ने समझाने की कोशिश की। वृष्टि ने फिर से मना कर दिया। मैं ठीक हूं, आप जाइए। मल्हार की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि वृष्टि जिद्दी है, लेकिन इस हद तक नहीं सोचा था। ये क्या बदतमीजी है, उसने कहा। वृष्टि ने तुरंत जवाब दिया, अच्छा, और तुम जो कर रहे हो उसे क्या कहते हो? इतनी देर से समझा रहा हूं कि घर चलो, मौसम खराब है, समझ नहीं आता? ये जगह देख रही हो, पूरा बस स्टॉप खाली पड़ा है, कोई नहीं है यहां सिवाय उन लफंगों के। मल्हार ने इशारा किया दूसरी तरफ, जहां 4 आवारा से दिखने वाले लड़के बैठे हुए थे। वो लोग वृष्टि को घूर रहे थे और आपस में कुछ कह रहे थे। कौन आने वाला है तुम्हें लेने? मल्हार ने पूछा। समर्थ तो बाहर गया हुआ है, अंकल भी नहीं है। कौन आने वाला है फिर? आंटी? उनको गाड़ी चलानी नहीं आती और ना ही वो इस मौसम में तुम्हें लेने आ सकती हैं। किसके इंतजार में बैठी हो? चलो, ये वक्त नाराजगी दिखाने का नहीं है। लेकिन वृष्टि अड़ी रही। मैंने कहा ना मैं ठीक हूं, बस आ जाएगी। मल्हार की सब्र की हद हो गई। बारिश और भी तेज हो रही थी और हवा भी चलने लगी थी। ओके फाइन, मैं भी यहीं बैठ जाता हूं। तुम चली जाओगी तो मैं भी चला जाऊंगा। ये कहकर मल्हार ने बस स्टॉप की बेंच पर बैठने का नाटक किया। वृष्टि को लगा कि वो सच में बैठने वाला है, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। दोनों वहां खड़े थे, बारिश में भीगते हुए। मल्हार परेशान था और वृष्टि जिद्दी। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक बहुत तेज आवाज हुई। वृष्टि की चीख निकल गई। उसने डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और कानों को भी हाथों से दबा लिया। आवाज सच में बहुत भयावह थी, लगा जैसे आसपास ही बिजली गिरी हो। वृष्टि कांप रही थी, उसका पूरा शरीर डर से थर्रा रहा था। मल्हार ने उसकी ये हालत देखी तो उसका गुस्सा गायब हो गया। वो तुरंत वृष्टि के पास गया और उसका हाथ पकड़ा। चलो अब बहुत हो गया, मल्हार ने कहा और वृष्टि को गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वृष्टि अभी भी डरी हुई थी और कोई विरोध नहीं कर पा रही थी। मल्हार ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वृष्टि को अंदर बिठाया। फिर वो खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। मल्हार ने डैशबोर्ड से एक तौलिया निकाला और वृष्टि की तरफ बढ़ाया। ये लो, खुद को सुखा लो, उसने कहा, लेकिन वृष्टि ने तौलिया नहीं लिया, बल्कि उसने अपने बैग से अपना नैपकिन निकाला और उससे अपना चेहरा पोंछने लगी। मल्हार को फिर से चिढ़ हुई। इतना कुछ करने के बाद भी वो उसकी मदद नहीं ले रही थी। सॉरी, तुम सुन नहीं रही थी, मल्हार ने कहा और गाड़ी स्टार्ट की। वृष्टि चुप बैठी रही, अभी भी उस बिजली के डर से कांप रही थी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अब वो दोनों सुरक्षित थे। मल्हार ने साइड से वृष्टि को देखा। वो अभी भी परेशान लग रही थी, लेकिन कम से कम अब वो खतरे में नहीं थी। बारिश की बूंदें कार की खिड़की पर लगातार टकरा रही थीं, जैसे कोई अनगिनत छोटे पत्थर फेंक रहा हो। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। वृष्टि और मल्हार के बीच एक अजीब सा तनाव था जो हवा में तैर रहा था। वृष्टि खिड़की की तरफ देख रही थी, अपने चेहरे को बारिश की बूंदों की तरफ मोड़े हुए। मल्हार को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। ये साइलेंस इतनी गहरी थी कि सिर्फ बारिश की मोनोटोनस आवाज और कार के वाइपर्स की रिदमिक आवाज सुनाई दे रही थी। मल्हार कई बार वृष्टि की तरफ देखना चाहता था, उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन ड्राइविंग पर फोकस करना पड़ रहा था। बारिश तेज हो रही थी और रोड्स भी स्लिपरी हो गई थीं। पानी सड़क पर जमा हो रहा था और विजिबिलिटी भी कम हो रही थी।
मल्हार को लग रहा था जैसे ये जर्नी कभी खत्म ही नहीं होगी। अचानक एक बड़े गड्ढे में कार का व्हील फंस गया और कार में जोर का झटका लगा। ये झटका इतना तेज था कि दोनों आगे की तरफ झुक गए। आह! वृष्टि की तेज चीख निकली। उसका सिर डैशबोर्ड से टकरा गया था और वो तुरंत अपने माथे को छूने लगी। वृष्टि! मल्हार तुरंत कार रोककर उसकी तरफ मुड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। ओ गॉड, तुम्हारे माथे से खून निकल रहा है। वृष्टि अपने माथे को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मल्हार ने उसका हाथ रोक दिया। ये क्या कर रही हो वृष्टि? इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। मेरी तरफ देखो। मल्हार एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर था, इसलिए उसे पता था कि इमरजेंसी सिचुएशंस में तुरंत क्या करना चाहिए। उसने अपने बैग से फर्स्ट एड किट निकाली। वृष्टि का चेहरा पेन से भर गया था और जब मल्हार उसके करीब आया तो उसकी आंखों में टीयर्स आ गए। उसकी ब्रीदिंग भी फास्ट हो गई। थोड़ा दर्द होगा, बर्दाश्त कर लो, मुझे चोट देखने वो। मल्हार ने कॉटन में स्पिरिट लगाकर उसके वूंड को साफ करना शुरू किया। उसके हाथ स्टेडी थे, लेकिन अंदर से वो भी घबरा रहा था। आह! जलन हो रही है, मत लगाइए इसे। वृष्टि ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी आंखें बंद हो गईं। शुक्र है गहरा नहीं है। मल्हार ने राहत की सांस ली। फिलहाल ये ठीक है, घर पहुंचते ही मैं ठीक से ड्रेसिंग कर दूंगा। अब आंखें खोलो। वृष्टि को लग रहा था जैसे उसके दिल में डबल पेन हो रहा हो। एक तो फिजिकल इंजरी का शार्प दर्द और दूसरा मल्हार की क्लोजनेस से होने वाला इमोशनल पेन। उसकी आंखों से टीयर्स बह रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। ये क्लोजनेस उसे अनकंफर्टेबल बना रही थी। फिर भी वो हेल्पलेस फील कर रही थी। मल्हार ने बहुत केयरफुली बैंडेज लगाई और फिर कार स्टार्ट की। आराम से वृष्टि, कोई जल्दी नहीं है। वो बहुत स्लोली ड्राइव कर रहा था, हर बम्प अप पॉटहोल से बचने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर बार बार रियर व्यू मिरर में वृष्टि पर जा रही थी। जब वे वृष्टि के घर पहुंचे तो वृष्टि डिजी फील कर रही थी। उसका सिर घूम रहा था। मल्हार ने कार से उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चलो, तुम्हें अंदर तक छोड़ देता हूं। वृष्टि ने उसका हाथ लेने से मना कर दिया, लेकिन वो अकेले वॉक नहीं कर पा रही थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। मल्हार ने उसे सपोर्ट दिया और धीरे धीरे डोर तक ले गया। कृष्णा, वृष्टि की मां, डोर खोलकर बाहर आई। जब उसने अपनी बेटी के माथे पर वाइट बैंडेज देखी तो वो घबरा गई। अरे, ये क्या हुआ? वृष्टि, तुम ठीक तो हो? सॉरी आंटी, मेरी वजह से वृष्टि को चोट लग गई। मल्हार ने तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। गाड़ी मैं चला रहा था तो गलती मेरी ही है। कृष्णा वरिड लुक के साथ वृष्टि को देख रही थी। वृष्टि ने अपनी मां की तरफ एक अजीब सा लुक दिया, जैसे उसमें दुनिया भर का दर्द और गुस्सा हो। उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज इंटेंसिटी थी। फिर बिना कुछ कहे वो अपने रूम की तरफ चल दी। वृष्टि, रुको, कम से कम बताओ तो कि कैसे हुआ? कृष्णा ने आवाज लगाई, लेकिन वृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने रूम का डोर बंद कर लिया। कृष्णा की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। मल्हार ने सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की। आंटी, बारिश में रोड पर एक गड्ढे में कार का व्हील फंस गया था। अचानक झटका लगा और वृष्टि का सिर डैशबोर्ड से टकरा गया। मैंने तुरंत फर्स्ट एड दी है, लेकिन कल डॉक्टर को दिखाना होगा प्रॉपर चेकअप के लिए। तुमने सही किया बेटा, थैंक यू, कृष्णा ने कहा, लेकिन उसकी नज़र बार बार वृष्टि के रूम की तरफ जा रही थी। उन्होंने देख तो लिया और आपको बता भी दिया, इतना ही काफ़ी है, मल्हार ने कहा। मैं कल मॉर्निंग में आकर प्रॉपर ड्रेसिंग कर दूंगा। अभी के लिए ये बैंडेज ठीक है। कृष्णा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वृष्टि का बिहेवियर कुछ अलग लग रहा था। सिर्फ इंजरी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ और भी था जो वो परेशान कर रहा था। मल्हार चला गया, लेकिन कृष्णा वृष्टि के रूम के बाहर खड़ी रह गई। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी बेटी इतनी अपसेट क्यों है। क्या सिर्फ एक्सीडेंट के शौक थी या कुछ और भी था जो वृष्टि उससे छुपा रही थी? मल्हार घर में दाखिल हुआ तो उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। बारिश में भीग कर आया था, लेकिन उसके चेहरे पर जल्दबाजी के निशान साफ दिख रहे थे। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और कपड़ों से पानी टपक रहा था। नलिनी जी उसे देखते ही चिंता से कहा, अरे मनु, इतने भीगे हुए क्यों आए हो? देखो तो पूरा फर्श गीला हो गया, जाकर कपड़े बदलो पहले। लेकिन मल्हार ने तुरंत जवाब दिया, रहने दो मां, अभी वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे जाना है। वो अपने बालों से पानी झाड़ते हुए बेचैनी से बोला, वृष्टि को थोड़ी सी चोट लगी है, उसकी ड्रेसिंग करने जाना है, देर हो जाएगी तो और परेशानी हो सकती है। ये सुनते ही नलिनी जी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उन्होंने मन में सोचा कि शायद ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आखिरकार मल्हार और वृष्टि का साथ रहना, यही तो वो चाहती थीं। मनु बेटा, उन्होंने प्यार से कहा,
आज वो तेरे साथ थी, कुछ बात तो हुई होगी ना तुम दोनों के बीच? उससे बात करने से पता चला होगा ना कि कितनी अच्छी लड़की है वो। मल्हार ने अपनी माँ की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि वो फिर से वही पुराना विषय छेड़ने वाली हैं। उसकी सांस में थकान साफ दिख रहे थे। उसने परेशान आवाज में कहा, माँ प्लीज अब शुरू मत करिए। लेकिन नलिनी जी रुकने वाली नहीं थी। उनकी आवाज में उम्मीद और जिद दोनों मिली हुई थी। एक बार और सोच ले बेटा, तू हां कर देगा तो मैं उसे मना लूंगी शादी के लिए। देख कैसे तेरी परवाह करती है, चोट लगी तो तुझे ही याद किया। इस बात पर मल्हार का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी आवाज तेज हो गई और चेहरे पर गुस्से की लाली आ गई। मां, अब तो खत्म कीजिए इस बात को। पूरा महीना हो गया एक ही टॉपिक पर बहस करते हुए कि मुझे वृष्टि पसंद नहीं है, मुझे नहीं करनी उससे शादी। आप सब क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? हर रोज यही बात, हर रोज यही जिद। उसकी आवाज में साफ गुस्सा और थकान दिख रही थी। मां, मैं थक चुका हूं इस बहस से, बिल्कुल थक गया हूं। प्लीज अब इस टॉपिक को खत्म कर दो। मेरी नहीं तो आपकी उस लाडली की इच्छा को समझकर ही भूल जाओ इस रिश्ते की बात को। मल्हार ने अपनी बात और भी तीखे अंदाज में जारी रखी। वृष्टि ने आगे बढ़कर खुद मना कर दिया मेरे लिए, साफ साफ कह दिया है कि वो भी नहीं चाहती शादी करना। फिर भी आप सब समझते क्यों नहीं हो? कितनी बार समझाऊं? नलिनी जी को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। उनकी आवाज में अविश्वास था। उन्होंने जिद्दी लहजे में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती हूं। ये हो ही नहीं सकता कि वो तेरे लिए मना कर दे। बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर कुछ और बात हुई है, वरना मेरी वृष्टि ऐसा कर ही नहीं सकती। मल्हार का धैर्य अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसने बेहद कड़े स्वर में कहा, तो फिर आप अपनी गलतफहमी के साथ खुश रहो। सच यह है कि वो मुझसे बोलना भी पसंद नहीं करती और न ही मैं उसे पसंद करता हूं। मुझे नहीं चाहिए उसके जैसी लड़की अपने जीवन में। फिर उसने और भी तीखे अंदाज में कहा, पसंद नहीं मुझे वो बहन जी टाइप लड़की, बिल्कुल भी नहीं। नलिनी जी ने हार नहीं मानी। उनकी आवाज में अब भी वही जिद थी। वो तुम्हें जैसी भी लगती हो, पर उससे बेहतर तुम्हारे लिए हम किसी को नहीं सोच सकते, कहीं भी ढूंढ लो। इस पूरी बहस को सुनकर ज्ञानेश जी, जो अब तक अपने अखबार में मुंह छुपाए चुप बैठे थे, आखिरकार बोले। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्यों उसके पीछे पड़ी हो नलिनी? अपना खून जलाती हो, उसे भी परेशान कर देती हो। जब उसे वो पसंद नहीं है तो ना सही। ज्ञानेश जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उनकी आवाज में अनुभव की गंभीरता थी। शादी जिंदगी भर का सवाल होता है नलिनी, एक दो दिन की बात नहीं कि हुई और खत्म। साल दर साल रोज का मामला है। इतने गंभीर मुद्दे पर मनमानी करना, अपनी पसंद उस पर थोपना सही नहीं है, ना उसके लिए ना वृष्टि के लिए। लेकिन नलिनी जी अपनी बात पर अड़ी रहीं। उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, आप तो रहने दीजिए, आपको नहीं पता, कभी कभी भलाई के लिए प्रयास करना पड़ता है। उसे अभी समझ नहीं है, बाद में पछताएगा। इस पूरे माहौल को देखकर मृदंग, जो अब तक सब कुछ सुन रहा था, हैरानी से अपना सिर हिलाते हुए बोला, कमाल है भाई, ये लड़का भी इतना गुस्सा करके भी जा रहा है उसके पास। मल्हार ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, वृष्टि का इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर वो तेजी से घर से निकल गया, अपने पीछे एक भारी सन्नाटा छोड़ते हुए। दूसरी तरफ वृष्टि अपने घर में बैठी थी। उसके पैर में चोट लगी थी और वो काफी परेशान लग रही थी। दर्द के साथ साथ उसके मन में अजीब सी बेचैनी भी थी। जब उसकी माँ, वृष्टि के कमरे में सन्नाटा था, बाहर बारिश की आवाज और अंदर उसकी माँ कृष्णा जी की तेज आवाज। थोड़ा ठीक से आना उसके सामने, कृष्णा जी ने कहा था, लेकिन वृष्टि का मन नहीं था। उसका हाथ दर्द कर रहा था और दिल भी। भेज दो उसे वापस, मैं खुद लगा लूंगी दवाई, मुझे नहीं जाना उसके सामने, वृष्टि ने धीमी आवाज में कहा था। लेकिन कृष्णा जी का गुस्सा और भड़क गया था। बिल्कुल बदतमीज होती जा रही हो, देखती नहीं वो खुद आया तुम्हारा इलाज करने। वृष्टि सुन सी खड़ी रह गई थी। मां के शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। बचपन से सुनती आई थी ये बातें, लेकिन अब ये उसे अंदर तक घायल कर देती थी। मैंने नहीं कहा था उसे आने को, और चोट भी उसकी वजह से लगी है, कोई एहसान नहीं कर रहा मुझ पर। उसने हिम्मत जुटाकर कहा था। कृष्णा जी का चेहरा और भी सख्त हो गया था। इतना घमंड क्यों दिखाती हो? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे में, न शक्ल न अक्ल, न ही रहने का शऊर। ये शब्द वृष्टि के दिल में जहर की तरह फैल गए थे। कितना और सह सकती थी वो, कितना और? जल्दी आओ बाहर, कृष्णा जी ने आखिर में कहा था, और वृष्टि को जाना पड़ा था। बाहर बैठक में मल्हार इंतजार कर रहा था। कृष्णा जी का रवैया बिल्कुल बदल गया था। नींद लग गई थी उसे, अभी उठाकर लाई हूं, आती ही होगी, उन्होंने मल्हार से मीठी आवाज में कहा था। मल्हार ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, कोई बात नहीं आंटी, वैसे आपकी चाय बहुत अच्छी है। लेकिन जब वृष्टि आई तो उसका मूड भी खराब लग रहा था। घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था शायद। उसकी आंखें सख्त थीं, चेहरे पर वो हमेशा वाली शांति नहीं। बैठो, मल्हार ने सिर्फ इतना कहा था। वृष्टि चुपचाप बैठ गई थी। उसकी आंखें लाल थीं, पलकें नम थीं। मल्हार ने उसका हाथ देखा, पट्टी हटाई। दर्द हो रहा है? उसने पूछा था। मैं नहीं रो रही,
आप जल्दी कीजिए, मुझे सोना है, वृष्टि ने कहा था, लेकिन उसकी आवाज में दर्द साफ था। मल्हार ने उसके हाथ को देखा था। कितने पतले हाथ हैं, खाना नहीं खाती क्या? उसने धीमे से कहा था। वृष्टि ने कोई जवाब नहीं दिया था। मल्हार ने चुपचाप इलाज किया था। नई पट्टी बांधी, दवाइयां दी। ये दवाइयां 2 तरह की हैं, एक एक अभी खा लेना, बाकी कल से दिन में 2 बार, उसने समझाया था। जब सब कुछ हो गया तो वृष्टि ने अपनी जेब से कुछ निकाला। 2 500 के नोट थे। ये क्या है? मल्हार ने पूछा था। आपकी फीस है, वृष्टि ने कहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मल्हार का चेहरा और भी सख्त हो गया था। मैं पैसे नहीं लूंगा, तुम फैमिली हो। उसने नोट वापस करने की कोशिश की थी, लेकिन वृष्टि ने हाथ पीछे खींच लिया था। मैं पट्टी हटा दूं फिर, और ये दवाइयां भी नहीं खाऊंगी, मुझे जरूरत नहीं है। उसकी आवाज में एक अजीब सा जुनून था। वो अपनी पट्टी खोलने लगी थी। मल्हार का गुस्सा फूट पड़ा था। उसने एक नोट झपट कर लिया था। फाइन, हैप्पी नाउ, उसने कहा था और गुस्से में बाहर निकल गया था। वृष्टि अकेली रह गई थी। उसका हाथ दर्द कर रहा था, दिल भी। वो खिड़की के पास खड़ी हो गई थी। बाहर बारिश हो रही थी लगातार, जैसे आसमान भी रो रहा हो। उसके अंदर का दर्द बाहर की बारिश से मिल रहा था। मां के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। न शक्ल, न अक्ल, न ही रहने का शऊर। कितना और सह सकती थी वो, कितना और। उसने अपना चेहरा खिड़की के शीशे पर टिका दिया था। ठंडा लग रहा था। मल्हार भी गुस्से में गया था। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो सिर्फ पैसों की वजह से नहीं था, कुछ और भी था। शायद वो भी परेशान था। शायद उसे भी लगा था कि वृष्टि उसे आउटसाइडर मान रही है। लेकिन वृष्टि के लिए ये सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी। वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, खासकर उस पर जिसकी वजह से उसे चोट लगी थी। हालांकि वो जानती थी कि ये उसकी गलती नहीं थी। बारिश तेज हो गई थी। वृष्टि की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रो नहीं रही थी, बस आंसू बह रहे थे, जैसे बाहर बारिश बह रही थी। कब तक चलेगी ये सब? कब तक सहना पड़ेगा उसे अपनी मां के ताने? कब तक लगेगा उसे कि वो किसी काम की नहीं है? उसने अपना हाथ देखा, पट्टी साफ थी। दवाई का असर हो रहा था। मल्हार अच्छा डॉक्टर था, लेकिन उसका दिल अभी भी दर्द कर रहा था। वो दर्द जो कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती थी। मल्हार घर पहुंचा तो उसका सिर फटा जा रहा था। वृष्टि से मिलकर आने के बाद से ही ये दर्द शुरू हुआ था। पूरे रास्ते भर उसके दिमाग में वही दृश्य घूमता रहा था। वृष्टि का सिर डैशबोर्ड से टकराने की आवाज। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया, उसकी भाभी ने आवाज लगाई, भैया आ गए, मैं खाना लगाती हूं। मल्हार ने हाथ हिलाकर मना किया। भाभी प्लीज मेरा खाना मत लगाना, मेरा सिर दुख रहा है, मुझे बस एक ग्लास दूध गर्म करके दे देना। उसकी मां नलिनी रसोई से बाहर आई। चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। पिछले कुछ दिनों से वो परेशान थीं, और आज मल्हार का ये हाल देखकर उसकी चिंता और बढ़ गई थी। क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? हम सब तो तेरे इंतजार में बैठे थे और तूने ही खाने से मना कर दिया। मेरी बातों का बुरा लग गया क्या तुझे? मल्हार ने थकी आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखों में गहरी थकान झलक रही थी। मेरा सिर फट रहा है मां, और कुछ नहीं। आप सब खा लो, मेरा मन नहीं है। तभी छोटी सी आवाज सुनाई दी, चाचू। 1 साल की वाणी अपने छोटे कदमों से दौड़ती हुई मल्हार की तरफ आई। उसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। छोटी सी फ्रॉक पहने हुए वो अपने नन्हे हाथों को फैलाए चाचू के पास आ रही थी। मल्हार का चेहरा तुरंत खिल गया। सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। बच्चों का प्यार कितना अद्भुत होता है, ये वो हमेशा महसूस करता था। अरे मेरा बच्चा, चाचू से तो आज मिले ही नहीं। उसने वाणी को गोद में उठा लिया। छोटी बच्ची ने उसके गले में बाहें डाल दी। वाणी की मासूम हंसी से पूरा घर गूंज उठा। मल्हार का सिरदर्द भी कम लगने लगा था। बच्चों का प्यार कितना जादुई होता है, ये वो हमेशा महसूस करता था। वाणी के छोटे हाथ उसके चेहरे पर फिर रहे थे, जैसे वो अपने चाचू की सारी परेशानी दूर कर देना चाहती हो। मृदंग, मल्हार का भाई, हॉल में बैठा था। उसने देखा कि मां अभी भी परेशान लग रही थी। वो जानता था कि कुछ पुराने मुद्दे अभी भी नलिनी को सताते रहते थे। छोड़ दो ना मां इस टॉपिक को, भूल जाओ। जो होना ही नहीं है उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो? किस्मत में जिसके साथ लिखा होगा वही मिलेगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। नलिनी ने एक गहरी सांस ली और रसोई में वापस चली गई। कुछ पुराने मुद्दे थे जो अभी भी उसे परेशान करते रहते थे। मां का दिल होता ही ऐसा है, बच्चों की हर छोटी बड़ी बात उसे चिंता में डाल देती है। मल्हार वाणी के साथ खेल रहा था जब मृदंग उसके पास आया। छोटी बच्ची अपने चाचू के साथ किलकारी भर रही थी। कैसा रहा आज का दिन? वृष्टि कैसी है? मल्हार का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। वाणी को अपनी गोद में बिठाकर उसने कहा, नहीं, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, पर कट तो लग ही गया माथे पर। उसमें से खून भी निकला था, पर उससे ज्यादा चिंता मुझे अंदरूनी चोट की है, कहीं वो ना आई हो।
उसका सिर जोर से डैशबोर्ड से टकराया था। आवाज सुन के मैं भी खुद भी घबरा गया था। पता नहीं उसने कैसे बर्दाश्त कर लिया। अभी तो उसकी ड्रेसिंग कर दी है, पर 24 घंटे तक इंतजार करना होगा। मृदंग ने समझदारी से सिर हिलाया। वो जानता था कि सिर की चोटों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। बैठे बैठे ही मुसीबत आ गई। तू ऐसा कर, कल उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जा और सिर का सिटी स्कैन करवा दे। जो भी होगा साफ हो जाएगा। मल्हार ने चिंता से कहा। कोशिश करूंगा ले जाने की, वैसे उम्मीद नहीं है कि वो चलेगी मेरे साथ हॉस्पिटल। तुम जानते हो ना वो कितनी जिद्दी है, डॉक्टर के नाम से ही घबरा जाती है। नहीं चले तो बताना, मैं अपने साथ ले आऊंगा उसे, मुझसे मना नहीं करेगी। मृदंग ने भरोसा दिलाया। वो जानता था कि कभी कभी परिवार के अलग अलग लोगों की बात अलग तरीके से सुनी जाती है। इतने में भाभी ने आवाज लगाई, खाना मैंने मंगवाया है, दोनों साथ में खाएंगे। मृदंग ने मल्हार को देखा। चल भाई, थोड़ा सा तो खा ले, वाणी भी भूखी होगी, देख कैसे तुझे देख रही है। थोड़ा सा खा लो भैया, आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, भाभी ने प्यार से कहा। मल्हार ने वाणी को अपनी गोद में संभाला। छोटी बच्ची उसके चेहरे को छू रही थी। रहने दो भाभी, इसे मैं संभाल लूंगा। खाने की मेज पर बैठकर मृदंग ने पूछा, मन नहीं था खाने का भैया? हाँ, सिरदर्द की वजह से, मल्हार ने जवाब दिया। वाणी उसकी गोद में बैठी थी और छोटे हाथों से उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी मासूमियत देखकर मल्हार का मन थोड़ा हल्का हो रहा था। थोड़ा बहुत खा लो मल्हार, इस तरह रात में भूखे नहीं सोना चाहिए। वैसे भी कल तुम्हें वृष्टि को लेकर हॉस्पिटल भी जाना है, मृदंग ने समझाया। मल्हार ने एक कौर उठाया और वाणी के मुंह में डाला। छोटी बच्ची ने खुशी से खाया, फिर मल्हार ने खुद भी थोड़ा खाना खाया। वाणी की मौजूदगी में सब कुछ बेहतर लग रहा था। देखो, ये चाय की चुस्की लेते हुए वृष्टि की आंखों में वो दिन फिर से जीवंत हो उठा। अष्टमी का दिन था और उसके हाथ में कृष्णा जी का दिया हुआ प्रसाद था। मल्हार के घर जाना था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। वो दिन जो उसके दिल में एक गहरा घाव छोड़ जाने वाला था। दरअसल दोनों परिवारों के बीच एक अनकही समझ थी। वृष्टि का ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसका और मल्हार का रिश्ता तय होना था। नलिनी आंटी ने तो बचपन से ही उसे अपने घर की बहू मान लिया था। वो अक्सर कहती थीं कि मैंने उसे उसके बचपन से ही अपने घर की बहू मान लिया था। इसी वजह से उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मल्हार के हिसाब से करवाई गई थी। वृष्टि के घरवाले भी इस बात को समझते थे और इसी सोच के साथ उन्होंने उसका भविष्य तैयार किया था। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ वो वृष्टि की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर गया। मल्हार के घर पहुंचकर वृष्टि ने आवाजें सुनी। माँ बेटे के बीच तीखी बहस चल रही थी। नलिनी आंटी की आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों थी। वो कह रही थीं, वृष्टि जैसी लड़की तुम्हें 7 जन्म में नहीं मिलेगी। वो कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है। लेकिन मल्हार का जवाब सुनकर वृष्टि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, मुझे वो किसी भी जन्म में नहीं चाहिए। मल्हार की आवाज में जो कड़वाहट थी वो वृष्टि के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने और भी साफ साफ कहा था, बात उसकी बुराई भलाई की है ही नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। और फिर वो शब्द जो वृष्टि को हमेशा के लिए तोड़ गए, मम्मी प्लीज मेरा और ज्यादा दिमाग मत खराब करो, मुझे नहीं करनी उस बहन जी से शादी। बहन जी, ये शब्द वृष्टि के कानों में गूंजते रहे। जिस लड़के के लिए उसने सपने बुने थे वो उसे बहन जी कह रहा था, मानो उसकी सारी भावनाएं, उसके सारे सपने एक झटके में धूल में मिल गए हों। वृष्टि का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं आवाज न सुनाई दे जाए। वो चुपचाप वापस लौट आई। कृष्णा जी ने पूछा तो उसने झूठ बोला कि घर में मेहमान थे इसलिए प्रसाद नहीं दे सकी। उस रात वृष्टि ने खूब रोया था, अपने कमरे में अकेले बैठकर अपने टूटे सपनों का मातम मनाया था। वो सोचती रही कि कैसे उसने इतने साल तक एक ऐसे इंसान के बारे में सोचा था जो उसे सिर्फ बहन जी समझता था, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया, परिवार की खुशी के लिए अपना दर्द छुपाए रखा। कुछ दिन बाद पूजा का दिन आया। नलिनी आंटी ने सबके सामने रिश्ते की बात छेड़ी। वृष्टि को लगा जैसे फिर से वही घाव हरा हो गया हो। उसके दिल में तूफान मच गया, लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाई। अपनी आवाज में दृढ़ता लाकर, जो आवाज कांप रही थी लेकिन फिर भी मजबूत थी, बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी आंटी, आप इनके लिए कहीं और रिश्ता देख लीजिए। अभी मुझे और पढ़ाई करनी है, मेरा मन नहीं है शादी का। सबके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वृष्टि ऐसा कहेगी। मल्हार की आंखों में राहत की एक लहर दौड़ गई। वृष्टि ने फिर से और भी जोर से कहा, कह दिया ना मैंने कि नहीं करनी इनसे शादी तो नहीं करनी। ज्ञानेश जी ने समझदारी दिखाई। उन्होंने शांत आवाज में कहा, वृष्टि की इच्छा नहीं है तो कोई भी उससे जिद नहीं करेगा। वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दिया जाए। उन्होंने आगे कहा,
हर किसी को उसकी जिंदगी अपने ढंग से जीने का मौका मिलना चाहिए, जोर जबरदस्ती कहीं से ठीक नहीं। लेकिन घर वापस आकर वृष्टि को अपने परिवार का गुस्सा झेलना पड़ा। सबने उसे खूब डांटा, कहा कि उसने दोनों घरों का रिश्ता खराब कर दिया। उसकी मां ने कहा, तूने हम सबका मुंह काला कर दिया। लेकिन वृष्टि जानती थी कि उसने सही किया था। उसने अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया ताकि दोनों परिवारों के बीच का प्यार बना रहे। वो जानती थी कि अगर सच्चाई सामने आ जाती तो मल्हार की बेइज्जती होती। मल्हार ने पहली बार वृष्टि को एक अलग नजरिए से देखा था। उसकी हिम्मत और साहस को देखकर वो हैरान रह गया था कि जिस लड़की को वो बहन जी कहता था, उसमें इतनी ताकत थी कि वो पूरे समाज के सामने अपनी बात रख सकती थी। वो समझ गया था कि वृष्टि ने क्या किया था और क्यों किया था। आज चाय की आखिरी चुस्की लेते हुए वृष्टि के फोन में एक मैसेज आया। मल्हार का नाम देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या लिखा होगा उसने? क्या कहना चाहता होगा? वृष्टि के मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। उस दिन के बाद से बहुत कुछ बदल गया था। वृष्टि ने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का फैसला किया था। उसने दिखा दिया था कि औरत सिर्फ घर की चार दीवारी में कैद रहने के लिए नहीं बनी है। वो अपने सपने पूरे कर सकती है, अपनी मर्जी से जी सकती है। लेकिन मल्हार का मैसेज देखकर उसके दिल में फिर से वही पुराने एहसास